Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. As you can see on the screen, our today's topic is Charles Law. Chapter 3 gases हम पढ़ रहे हैं. Previous lectures में हमने properties of gases, pressure and its units and Boyle's law इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ हम गैस लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं. गैस लॉज में चूंकि रिलेशनशिप वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान फाइंड हुआ है, जो कि चार्ल्स लॉ है. ये एक फ्रेंच हमारे पास साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन भी है, एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु लॉन्च हाइड्रोजन फिल्ड बैलून इन अगस्त 1783. और he was interested in a relationship between temperature of a gas and volume it occupies. इसने पार्टिसिपेट किया था और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गैस लॉज में. चार्ल्स लॉ इसने दिया है. दैट्स व्हाई हैज लॉ बिकम नोन एज चार्ल्स लॉ, इसके नेम से. ठीक है. चार्ल्स लॉ 1787 में चार्ल्स, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, he gave relationship between temperature and volume. रिलेशनशिप दिया था टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान, लेकिन प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है इसको कांस्टेंट रखा. ठीक है. बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, चार्ल्स ने प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इसको कांस्टेंट रखा और रिलेशनशिप फाइंड किया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में. ठीक है. कैसे फाइंड किया और इसकी स्टेटमेंट क्या है चार्ल्स लॉ की? अब हमारे पास चार्ल्स लॉ दैट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बाय कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कांस्टेंट. यहां अगर हम देखें, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा. तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? के. इसको रीअरेंज करके हमारे पास आ जाता है V बाई टी के. वॉल्यूम और T हमारे पास क्या है? टेम्परेचर. इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं. अगर हम प्रेशर को इफ प्रेशर इज चेंज फ्रॉम T1 T2, टेम्परेचर T1 के लिए अलग प्रेशर और T2 के लिए अलग, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है from V1 to V2. So we get this type. देखिए, V1 divided by V2, ये वॉल्यूम 1 जो इनिशियल टेम्परेचर है और वॉल्यूम है और इनिशियल टेम्परेचर, इस तरह हमारे पास फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर आ जाता है. तो ये फॉर्म भी है हमारे पास चार्ल्स लॉ की, इनिशियल वॉल्यूम और हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है. यहाँ पर ये T1 है. ठीक है. सॉरी, ये T1. इट इज अ T1. V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की एक फॉर्म है. ठीक है. इस क्वेश्चन को हम इस तरह राइट कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं चार्ल्स लॉ की कि किस तरह वेरीफाई हुआ है चार्ल्स लॉ. सो लेट अस कंसिडर सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस. ठीक है. The cylinder fitted with a movable piston and keep the pressure constant. Initially हमारे पास जो वॉल्यूम है वो V1 है, जिसको हम ले लेते हैं T1 टेम्परेचर. देखिए, हमारे पास ये है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है. प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा. आफ्टर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज by providing heat to cylinder, वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है V2. टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया T2, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा? V2. जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T2 है. तो ये जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है. ठीक है. इस चार्ल्स लॉ जो दूसरी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं. स्टेटमेंट इसकी भी ये है, एक फॉर्म है. सो पूरी प्रोसेस को इसी तरह हम देख सकते हैं. टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हमारे पास ये वॉल्यूम भी ज्यादा.
क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर। चार्ल्स लॉ जो है वो हमारे पास सेल्सियस स्केल में जो है ना हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में और यहाँ सेल्सियस स्केल में है 746, और जब हम वहाँ यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, देखिए V1 566, देखिए यहाँ पर पूछ किया, और टेम्परेचर भी इसी तरह जब देखा तो लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों इक्वेशन ही इक्वल नहीं है। इससे हमें पता चला कि चार्ल्स लॉ को हम सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करते हैं। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास स्केल्स क्या है। एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चार्ल्स लॉ की देखें, अगर हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लेंगे और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को ले लेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ वी ऑब्टेन फ्रॉम चार्ल्स लॉ एट द एंड। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। ठीक है, इसको साथ साथ में हमें टेम्परेचर भी गिवन, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है V2 न्यू वॉल्यूम। V1 सेंटीमीटर क्यूब में इससे पहले हमने पढ़ा कि इसको हम जो है सेंटीमीटर क्यूब में इसको एक्सप्रेस नहीं, इसको कन्वर्ट करना होता है DM क्यूब में, सो डिवाइडेड बाय 1000। इसको 1000 पे आप डिवाइड करेंगे सो यू कैन इजीली गेट 0.25 टेम्परेचर है। सेल्सियस स्केल में हम नहीं ले सकते, इस वजह से इसको 273 केल्विन एक साथ ऐड करेंगे तो आपके पास 400 केल्विन आ जाएगा। इसको जरूरी है कि आपने इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो लास्ट स्लाइड्स इसमें हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ लिया कि हम इसको सेल्सियस स्केल में नहीं ले सकते। इससे इसको मस्ट जो है ना आप लोगों ने कन्वर्ट करना है केल्विन में। नाउ अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, जो हमारे पास ये चार्ल्स लॉ की जो फॉर्म है V1 डिवाइडेड बाई T2, V2 डिवाइडेड बाई T2 बाय पुटिंग द वैल्यूज। इसको पहले रीअरेंज करते हैं। देखिए V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1, ये नहीं है हमारे पास, बाय मिस्टेक सॉरी लिखा हुआ है V1 वॉल्यूम हमारे पास है 0.25। T2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ चुका है 246, और T1 ये है। इनके कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाता है 0.153 DM3। ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपके पास आएगा 153। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और इस टाइप के जो MCQs जो है ना वो टेस्ट में आ सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज डिक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ हमें सिंपली ये बताया कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस को आप कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो गैस की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम वो भी बढ़ता है। टेम्परेचर आप ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, टेम्परेचर आप कम करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ये था चार्ल्स लॉ जो बहुत एक सिंपल लॉ है। MCQs आ सकते हैं इस टाइप ऑफ जो चार्ल्स लॉ है। देखिए, बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस चार्ल्स लॉ डिटरमाइंस। ये टेम्परेचर वॉल्यूम में हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप हमें बताते हैं, क्वालिटेटिव बताते हैं या क्वांटिटेटिव या नॉन पोलर या कोरिलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो ये इसको आप याद रखें कि जो चार्ल्स लॉ है वो हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन बताते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। एक दूसरा MCQs देखिए, यूज ऑफ हॉट एयर बैलून इन स्पोर्ट्स एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ, ये जो एप्लीकेशन है किसकी है, यूजेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ल्स लॉ। नाउ कम टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपने नाम सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली ये है क्या चीज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या चीज। तो इसको समझते हैं, इजी है बहुत।
देखिए हमारे पास जो टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे हमने कहा टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इसी तरह ये जो टर्म यूज हुआ है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये एक्चुअली एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहां पर जब हम एक उसको लेते हैं गैस को, देखिए थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। कैसे थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहां पर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ गैस की वॉल्यूम क्या है, हमारे पास जीरो है। ठीक है, वो कैसे जीरो है, या वी कैन से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां गैसेस जो है वो इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले लिक्विफाइड या सोलिडिफाइड हो जाते हैं। देखिए, in order to derive absolute zero temperature, consider the following quantitative definition of Charles law। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक theoretical temperature है या lowest possible temperature है जहां पर हम गैस की जो वॉल्यूम है उसको जीरो कंसिडर करते हैं। ये एक्चुअली -273.15 जो है सेल्सियस, ये यही टेम्परेचर है, लेकिन इसको डिराइव करते हैं कि कैसे हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम जो है गैस की वो जीरो कैसे होती है। देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, और ये हमें चार्ल्स लॉ ने बताया, अगर वो प्रेशर को उसने कांस्टेंट रखा था तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट कौन से टेम्परेचर पे, जीरो, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर को आप प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 टाइम्स। हर एक डिग्री पे एक डिग्री अगर बढ़ती जाएगी तो वॉल्यूम या 1/273 या बढ़ता जाएगा या वो कम होता जाएगा। A real gases, the zero volume is impossible, which show that this temperature cannot be attained for real gases. This is how we recognize that -273 must represent the coldest temperature। ये कैसे टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम ऑफ गैसेस उसको वो क्या कंसिडर होते हैं, जीरो। एट 0 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस टेकन इज 546। It is twice the volume of this and is being supposed for the sake of convenience for understanding। यहाँ ये समझाने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि अगर हम 1 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर को, तो अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो भी ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 बढ़ता जाएगा। अगर हम कम करना चाहेंगे तो 1/73 क्या होगा, वो कम होगा। देखिए, 273 वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल एंड इट्स शुड बिकम प्रैक्टिकली जीरो एट 273। जनरल केस इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है बुक में, ये इक्वेशन गिवन है आपको। यहाँ पर आप देखिए, ये टेम्परेचर वॉल्यूम है ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T, और ये जो वॉल्यूम है गैस की जीरो टेम्परेचर पे है। और इसके अलावा अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 100, द इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम 556 to 746। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास आ जाएगा कि ऐसे कौन सा टेम्परेचर है जिसपे गैस की जितनी भी हम वॉल्यूम ले इसको जीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख लें, आपको शायद क्लियर हो जाए। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो इससे प्रीवियस स्लाइड्स में जो इक्वेशन है, देखिए पहले जरा ये देखें। इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर जो VT जो लिखा हुआ है, यहां अगर हम 273 टेम्परेचर लेट्स सपोज ले लें, और ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो हमारे पास 273 है, यहाँ आप पुट करेंगे -273, यहाँ 273, देन दिस इज 1 अपनी जगह पे। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है इसको भी हम 273 लेंगे। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सो यू गेट वैल्यू 0। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0। सो ये कैसा टेम्परेचर है, -273, जहां पर हमारे पास वॉल्यूम गैस की क्या हो जाती है, कंप्लीटली 0 हो जाती है। एक बार फिर देखते हैं, यहाँ आप इस टेम्परेचर जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है टेम्परेचर, यहाँ आप 273 ले लें। ठीक है, यहाँ पर भी ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, यहाँ हमने -273 लिया, यहाँ 273,
और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर T है यह भी आप -273 लें, इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे सो यू कैन इजीली गेट 0। सो ये प्रूफ हुआ कि -273 एक ऐसे टेम्परेचर है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस हमारे पास क्या आ जाती है 0। यहाँ गैस की कोई वॉल्यूम आपके पास नहीं होती और एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहाँ गैस की वॉल्यूम को हम 0 कंसिडर करते हैं। इससे इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या लिक्विफाइड हो जाते हैं या सॉलिडिफाइड होते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड में टेम्परेचर ज्यादा अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, और अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास सॉलिडिफाइड हो जाता है। ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने लिया टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे यहाँ वॉल्यूम है, ग्राफ को प्लॉट किया है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सो वी कैन गेट स्ट्रेट लाइन। को आप इजीली स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापुलेट कर लें, ठीक है, व्हेन ग्राफ इज एक्स्ट्रापुलेटेड, इस ग्राफ को अगर आप एक्स्ट्रापुलेट करेंगे बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, इट कट x 273 -273 पे ये कट कर लेगा। सो -273 जो है हमारे पास 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है केल्विन स्केल में। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और यहाँ अगर आप देखिए हमारे पास है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, और ये टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में, और ये हमारे पास केल्विन स्केल में है। यहाँ जो लिखा हुआ है V/T और K। ठीक है, यहाँ अगर आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे या टेम्परेचर, स्केल पे डिपेंड करता है आप कौन से स्केल के पुट करेंगे। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि हर एक 1 डिग्री राइज टेम्परेचर पे जो है हमारे पास 273 बढ़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं सेल्सियस स्केल में ये यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है। 1 डिग्री आप राइज करेंगे तो 1/273 ये बढ़ता जाएगा। अगर आप नीचे आएंगे 1 डिग्री, देखिए कम होता जा रहा है, तो ये डिक्रीज होगा 1/273। और ये जो टेम्परेचर -273 है, ये -270, ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जब गैसेस मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं तो हमारे पास वो उनकी जो वॉल्यूम है उसको 0 कंसिडर किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। MCQs आ सकते हैं इस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। तो एक बार फिर देखिए, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां पर गैसेस का जो वॉल्यूम है उसको 0 कंसिडर किया जाता है, और ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है -273। MCQs आ सकते हैं, देखिए, एट एब्सोल्यूट 0 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज एनर्जी। कौन सी एनर्जी इसके आ सकती है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। सो देखिए, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है हमारे पास लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। सो यू कैन इजीली से दैट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, जैसे कि हमने पढ़ा कि इस टेम्परेचर पे हम गैसेस की जो वॉल्यूम है उसको 0 कंसिडर करते हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पर सब कुछ स्टॉप हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल, जितनी भी मॉलिक्यूल आप जो भी गैस लें उसकी कोई भी वो नहीं होती, ना ट्रांसलेशन, ना रोटेशनल, ना वाइब्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ कि हमारे पास ये क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बॉयज लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी हमारे पास गैस की लॉ है। इसके देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। एमिडो एवोगैड्रो, चैप्टर 1 में आप एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं कि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है। तो ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये इटालियन फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे। एवोगैड्रो नंबर, मोल्स के बारे में, इसकी कंट्रीब्यूशन चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। एवोगैड्रो लॉ हमें क्या बताता है। एवोगैड्रो लॉ एक्चुअली 1813 में हमारे पास जो ये एमिडो एवोगैड्रो है, इसने रिलेशनशिप दिया नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये इसके लॉ हमें क्या बताता है, यही कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मोल्स। इसकी जो
ला है वो हमें यही बता रहा है कि जितनी भी वॉल्यूम ऑफ अ गैस है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक मोल में हमारे पास 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह अगर आप एक उसको लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस को लेंगे, तो वो भी डायरेक्टली रिलेटेड होंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, 22.4 TM3। और ये रिलेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जनरल केस इक्वेशन में। PV इज इक्वल टू nRT। देखिए, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और ये कांस्टेंट आर एंड टेम्परेचर। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम यहाँ प्रेशर 1 ATM पुट करें, वॉल्यूम कांस्टेंट ये देखिए ये पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने 1 मोल लिया है, और आर कांस्टेंट वैल्यू और 273 हम टेम्परेचर ले लेंगे। 1 मॉलिक्यूल उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ये है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। फॉर्मूलाज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 DM³ के आप कैसे करेंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है। 1 मोल जो है वो किसकी इक्वल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमारे पास क्या वॉल्यूम है। एवोगैड्रो लॉज हमें क्या बता रहा है कि इक्वल वॉल्यूम जितनी भी है गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आइडियल गैसेस का वॉल्यूम क्या है, 22.4 DM³ है। ऐसे वॉल्यूम जो है वो साइज और मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम बट वेट विल बी नॉट, मास पे डिपेंड नहीं करते। 1 DM³ ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसमें उसका ग्राम में ये इसकी इक्वल आता है, इस तरह ऑक्सीजन का इसकी इक्वल आता है, और बाकी जितने भी है। 1 मॉलिक्यूल इज 300 टाइम्स इट्स ओन फ्रॉम इट्स नेबर एट रूम टेम्परेचर। जो 1 मॉलिक्यूल है वो 300 टाइम्स ज्यादा हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये मास पे डिपेंड नहीं करते। मास डज नॉट डिस्टर्ब द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। ये जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, या हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके इनको 1 DM³ इनकी वैल्यू ग्राम में भी आप फाइंड कर सकते हैं। MCQs जो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ पे आ सकते हैं, कुछ MCQs देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ नाइट्रोजन एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए, हमारे पास जो एवोगैड्रो लॉ है वो ये जो गिवन डेटा है यहाँ पर वो यही है कि आपको 1 kg ऑक्सीजन गिवन है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे पास इनका रिलेशन क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 kg मोल ऑफ नाइट्रोजन का। सो हमें पता है कि 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो चीज भी हम 1 मोल लेंगे, 1 मोल वो एवोगैड्रो नंबर इसकी इक्वल होगा। सो देखिए, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, C। 1 मोल जो चीज भी लेंगे वो डिपेंड ही नहीं करता उस पर, 1 मोल में उसके मास की इक्वल ही होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन इज सेम इज दैट ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि हमने 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल नहीं लिया, 1 मोल लिया है, तो सेम क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट है। स्केल ऑफ थर्मोमेट्री, ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, इसके डिफरेंट स्केल्स है हमारे पास। सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन स्केल है। देखिए, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। और जो हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल है उसमें जो आइस जो टेम्परेचर है वो 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 है। इस तरह फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो आइस मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 32, यहाँ 0 तो ये 32, और केल्विन में 273। इस तरह बॉइलिंग फ़ारेनहाइट में 212 और जो केल्विन है 373।
इसके अलावा जो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं केल्विन से सेल्सियस स्केल में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में। अगर आपके पास केल्विन में फाइंड करना है और सेल्सियस में आपको गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेल्सियस अगर आपको सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में गिवन है तो आप 5/9 फ़ारेनहाइट -32 ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू चाहिए आप इजीली ये, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, इन फार्मूलाज को मेमोराइज करें और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए इजी होगा। देखिए डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी। ये हमारे पास है केल्विन स्केल और सेल्सियस फ़ारेनहाइट। ये जो आप देख रहे हैं वाटर की बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373 है, सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, सॉरी नॉट मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसकी 273 केल्विन में है, सेल्सियस में 0, फ़ारेनहाइट में 32। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जहां पर हम जितने भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, ये एक लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम ऑफ गैसेस को 0 कंसिडर किया जाता है, कि वहां पर कोई मोशन नहीं हो जाती, गैस के वॉल्यूम को 0 हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास केल्विन में ये 0 टेम्परेचर है, सेल्सियस में -273 जो हमने जो लास्ट स्लाइड है उसमें पढ़ लिया। और फ़ारेनहाइट में ये एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -460। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है, अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर सेल्सियस इक्वल हो जाता है फ़ारेनहाइट पे। तो ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आपके एंट्री टेस्ट वगैरह में आ चुके हैं कि -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनके टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, सेम होते, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए फार्मूला यूज किया हमने 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तो अगर ये 5/9 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ भी, और देखिए x के साथ भी और फिर ये 32 के साथ भी, तो 5/9x, और यहाँ पर हम 5 × 32 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, सो वी कैन इजीली गेट 17.778। फिर इसी को जो 5/9x है इसको हम इक्वलिटी के इस साइड पे लेकर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1 × 5/9/9, so we get this, dividing both side by 0.449। तो ये जब इस पे आप डिवाइड करेंगे तो 0.44 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो यू कैन गेट 40 और माइनस साइन आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि -40 कैसे टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों इनकी वैल्यूज के हमारे पास क्या सेम आती है। इसको नोट कर लें अपने साथ। नाउ कम टू जनरल गैस इक्वेशन। लॉस के बारे में हमने पढ़ लिया, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ। अब आते हैं जनरल गैस इक्वेशन के हमारे पास ये जनरल गैस इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए बॉयल्स लॉ, इसके बारे में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to absolute temperature by keeping number of mole and pressure constant। Avogadro laws के बारे में हमने पढ़ा कि इक्वल वॉल्यूम्स, अगर हम वॉल्यूम इक्वल लेंगे तो वो किसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ उसके इक्वल होंगे बाय कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी तरह अब हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या हुआ, जितनी भी ये हमारे पास वेरिएबल है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, इन सबको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम डिराइव करते हैं कि हमारे पास कैसे आ गया। यहाँ पर अगर हम ले लें यहाँ बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को, देखिए हम अब कंबाइन करते हैं यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को, सो वी गेट दिस। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, देखिए V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटा लेते हैं, रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट NT/P। इन तीन इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, R है, सो V इज इक्वल टू R/NT/P। इसको रीअरेंज करते हैं, P वहां चला जाएगा तो PV इज इक्वल टू nRT। तो ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT इज द आइडियल गैस इक्वेशन और द जनरल गैस इक्वेशन।
So simple, how can we define general gas equation? It is actually the combined equation of four variables, that is volume, pressure, temperature and number of moles of a given of a mass of a gas is known as ideal gas equation. I hope you understand. देखिए PV is equal to nRT when temperature and number of moles kept constant. इसी तरह दोबारा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि देखिए वॉल्यूम हमारे पास कैसे आया, ये चार्ल्स लॉ है, इसी तरह हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है. अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इसको 1 ले लें तो PV इज इक्वल टू nRT है, n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, और इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास R की वैल्यू हम कांस्टेंट जो है इसकी हम गेट कर सकते हैं PV डिवाइड बाई T, और ये P1 V1 डिवाइड बाई T1 ये इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है. P2 V2 बाई ओवर T2 ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर है. आइडियल गैस इक्वेशन या वी कैन से जनरल गैस इक्वेशन को तो हमने डिराइव कर दिया. बॉयस, चार्ल्स, एवोगैड्रो लॉ, इनकी इक्वेशन को कंबाइन करके हमें रिलेशनशिप प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इसमें हमने फाइंड कर दिया है. वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के दरमियान रिलेशनशिप. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? जनरल आइडियल गैस इक्वेशन जो PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास आ गया है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम इस इक्वेशन से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पे. R की वैल्यू SI यूनिट में फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ गैस फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ अ गैस. तो कैसे फाइंड करते हैं? देखिए आपके पास जैसे हमने कहा कि इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम R की वैल्यू जो कांस्टेंट है यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो PV बाय ओवर NT. तो अगर प्रेशर हम 1 atm लें, वॉल्यूम जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है 22.4 लिया हमने, जो गैस है वो 1 मोल लिया, टेम्परेचर 273, इनकी कैलकुलेशन करके आपके पास R की वैल्यू आ जाती है जो कि MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.00821 TM3. ठीक है, ये R क्या है? यूनिवर्सल पैरामीटर फॉर ऑल गैसेस. ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इज दैट इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure and its temperature is increased by 1 Kelvin, then it will absorb 0.0821 TM³ of energy. और ये हमारे पास देखिए R की वैल्यू आ गई और आप इसको MCQs में यूज कर सकते हैं. डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी. ये हमारे पास जो है जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं अभी. अब चूंकि हम देख रहे हैं कि आइडियल जो वो है गैस इक्वेशन है SI यूनिट में हमने देखा. अब और नहीं, जो हमारे पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पे हमने देख लिया. अब देखते हैं कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें R की वैल्यू बाकी यूनिट्स में हमारे पास क्या आती है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर में तो हमने देख लिया, SI यूनिट में इसकी वैल्यू क्या है, बाकी जो जितनी भी यूनिट्स यहाँ गिवन है उसमें क्या क्या है. ठीक है, यहाँ पर R की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है. अगर हम बाकी यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी यहाँ वैल्यूज पुट करके आपके पास बाकी वैल्यूज आ सकती हैं. देखिए आप टॉर यूनिट में भी, टॉर पर केल्विन पर मोल में भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू ये है. और अगर आप सेंटीमीटर टॉर पर केल्विन मोल में लेंगे तो ये है, DM³ में ये है, और 62.4 DM³ mmHg. ये सारी चीजें जितनी भी ये वैल्यूज हैं ये मेमोराइज करने की चीजें हैं, आपने इसको याद करनी है. R की वैल्यू जो SI यूनिट में है वो हमारे पास 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन है. ये भी आप याद करें. SI यूनिट R की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन. देखिए यहाँ पर मेंशन भी है SI यूनिट में. जो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर के भी इक्वल है. यहाँ देखिए ये हम प्रेशर यूनिट में पढ़ चुके हैं. और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल ले लें, टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, इस R की वैल्यू में आप पुट करेंगे. देखिए प्रेशर पुट कर लिया, वॉल्यूम SI यूनिट में देखिए पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास ये क्या है? पास्कल है, पास्कल की इक्वल है. और SI यूनिट में हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी पुट करते हैं, 1 मोल लिया, टेम्परेचर भी लिया, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल. ये SI यूनिट है.
हमारे पास जो आर कांस्टेंट है, जनरल गैस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है, इस आर की वैल्यू एसआई यूनिट में हमारे पास ये है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम पढ़ चुके हैं, और इस तरह आप इसको जॉल में भी आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास 1 कैलोरी जो है 14.18 है, और अगर हम इसी को कन्वर्ट करना चाहे कैलोरीज पर केल्विन पर मोल में, तो आप इसको 4.18 पे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास वैल्यू पे 1.989 आ जाएगी। दूसरी एप्लीकेशन जो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन की, फर्स्ट टू हमने पढ़ लिए। आर की वैल्यू जो कांस्टेंट है, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसकी क्या वैल्यू है, एसआई यूनिट भी इसकी क्या है। अब जो कि थर्ड है वो डेंसिटी ऑफ अ गैस है, कि हम इस इक्वेशन को यूज करके एक गैस की डेंसिटी को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देख लें तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये मोल्स, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस इक्वेशन को आप लेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू आप पुट करेंगे, एम बाय स्मॉल एम बाय कैपिटल एम मीन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं, एम देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगी। सो एम बाई वी हमारे पास क्या है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये वैल्यू पी एम इज इक्वल टू डी आर टी आप यहाँ पुट कर लेंगे। सो इसको दोबारा रीअरेंज करते हैं, डेंसिटी यहाँ आ जाएगी, डी यहाँ आ जाएगी, और पी एम आप यहाँ लेंगे। इसको रीअरेंज करके आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, पी एम डिवाइडेड बाय आर टी प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं मोलर मास यू कैन से, और कांस्टेंट और टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा। सो आप इजीली एक गैस की डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मास भी फाइंड कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके आप इजीली एक गैस की मास उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं मास कैसे फाइंड करते हैं। वो इससे पहले एक इक्वेशन एमसीक्यूज करते हैं कि इस पे कैसे एमसीक्यूज आता है जनरल गैस इक्वेशन के में। Which of the following do you think is a correct relation between molar mass of a gas, temperature and its pressure? देखिए, mass is equal to density, ये R constant, temperature by pressure, और ये और तीन इक्वेशन भी गिवन है। But we know that ideal gas equation is given by general gas equation है PV is equal to nRT, number of moles N, ठीक है, can be written as mass in gram divided by molar mass. So by putting यहाँ पर जो हमने इससे पहले हम डिराइव कर चुके हैं, so we can easily get this equation, जो इससे पहले हमने पढ़ लिया, जो प्रीवियस स्लाइड्स है इसमें देखिए यहाँ पर। So the correct option is A. What is the constant in ideal case equation known as? अभी पढ़ लिया इससे लास्ट स्लाइड्स में, वो क्या है, R. R is the universal gas constant. So correct option is A. Is given by this. P is the pressure, V is the volume, number of moles in Kelvin, और R is the universal gas constant, और SI यूनिट में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती वो आपने देख ली, 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। SI यूनिट में भी इसके प्रेशर देके इसका यूनिट याद करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसमें हमारे पास जो है इसका यूनिट क्या हो सकता है। और ये आज का जो लेक्चर था इसमें हमने टॉपिक्स कवर कर लिए। चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा कि हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट रिलेशन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर होता है, जिसमें हम यही कंसिडर करते हैं कि -273 एक थ्योरेटिकल एक लोवेस्ट टेम्परेचर है, जहां पर वॉल्यूम ऑफ जितनी भी हम गैसेस लेते हैं उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। वहां पर जितनी भी गैसेस है उसकी कोई मोशन नहीं होती, वॉल्यूम उसकी जब वॉल्यूम जीरो होगा तो मोशन भी नहीं होगी। इसके अलावा हमने जितने भी स्केल्स हैं, थर्मोमेट्री स्केल, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, ये भी पढ़ लिए। और जनरल गैस इक्वेशन उसकी एप्लीकेशन यही है कि हमने आर की वैल्यू जो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे फाइंड किया, इसको एसआई यूनिट में भी फाइंड किया, डेंसिटी को इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इसमें वैल्यूज पुट करके हम एक गैस के मास को भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ चुकी होगी। एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स और इनकी प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, टॉपिक को अच्छी तरह आप लोग समझने की कोशिश करें। थैंक्स।